गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टच करते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट के बीच जो रिलेशनशिप है उसको हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्ज़ाम का। अक्सर इस पर सवालात पूछे जाते हैं और इन सवालों को सही करना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई तरह के न्यूआंसेस देखने को हमको प्राप्त होते हैं। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपने ध्यान दिया होगा कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे जो हम लोग सवाल कर रहे हैं, जो हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं, उस श्रृंखला में एक ख़ास बात हम लोगों ने कई बार देखी है कि किस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट, इन दोनों में संबंध क्या होता है और इन दोनों के बीच जो अंतर क्या होता है। अगर हम इसके संबंध और अंतर को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हम लोग बेहतर ढंग से इस अध्याय को समझ पाने की हालत में रहेंगे। तो चलिए हम इसको यहीं से आरंभ करते हैं कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच जो रिलेशनशिप है वह रिलेशनशिप कैसे विकसित होती है, किस तरह से यह रिलेशनशिप हमारे सामने प्रस्तुत होती है। लेट्स स्टार्ट द इशू ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब हमने एक बहुत सामान्य सी बात आपको पहले ही बताई हुई है कि कैसे इन दोनों के बीच का जो संबंध है, उस संबंध के माध्यम से एक दूसरे का समाज की विचारधाराओं को इम्पैक्ट करना और न करना, यह पूरी तरह से निर्धारित होता है। तो हम इसको समझने की कोशिश क्यों करना चाह रहे हैं, एक सवाल हमारे दिमाग में यह भी आना चाहिए कि वाई वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यह बात समझनी सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि इसको समझने की कोशिश क्यों की जा रही है। देखिए, अगर हम फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच के संबंध को देखें तो एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात हमको दिखाई देती है, एक इंपॉर्टेंट सी बात हमको दिखाई क्या देती है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन दोनों के बीच जो संबंध है, उस संबंध को हम जब डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे कुछ जो मूल अधिकार हैं, और निदेशक तत्व हैं, आपस में टकराते हैं। जैसे ही हम फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, हमारे मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपस में टकराने लग जाते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है 29(2) एंड 46। 29(2) और 46 बड़ा इंपॉर्टेंट रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 29(2) फंडामेंटल राइट बात करता है, जो बात करता है व्यक्ति के, जो बात करता है एक अल्पसंख्यक अधिकार के। यह अल्पसंख्यक के अधिकार की बात करता है। अगर आप अपने बेयर एक्ट को खोलें, जस्ट ओपन बेयर एक्ट फॉर मोमेंट एंड सी द 29(2). 29(2) क्या बात करता है? देन वी मूव ऑन 46। अपने को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, हम इसको समझना क्यों चाह रहे हैं। 29(2) हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से समझा हुआ है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात हो रही है कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by the state or received aid out of state fund on the ground of only of religion, race, caste, language। अगर इन दोनों को देखें और आप पढ़िए 46 क्या बात करता है? जस्ट ओपन द आर्टिकल 46। अगर आप 46 बात करते हैं तो वह एजुकेशनल, जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसकी बात करता है। जस्ट ओपन इट। Got it?
किसको किसको आर्टिकल मिला, किसको आर्टिकल नहीं मिला, जस्ट से इट। तो 29(2) और 46 अगर देखें, यह पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझने की कोशिश की कि जो 29(2) एक फंडामेंटल राइट है जिसको वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड आर्ग्यू दैट इट वॉज मेड इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 के परसुएंस के बाद भी अगर आपने 29(2) को किसी तरह से इन्फ्रिंज किया, अगेन लिसन केयरफुली, आर्टिकल 29(2) को अगर आपने वायलेट किया, इवन दो इट वॉज मेड इन फर्दरेंस ऑफ आर्टिकल 46, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। आर्टिकल 29 को अगर आपने इन्फ्रिंज किया, इवन यू मेड इन फर्दरेंस ऑफ आर्टिकल 46, देन ऑल्सो कोर्ट सेड, व्हाट कोर्ट सेड? इट इज इनवैलिड। किसको क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बोलिए। हु हैज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? जब आप फिर समझिए, इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपने कोई ऐसा कानून बनाया जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए है, वह भी इनवैलिड होगा अगर वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? अभी त्रिपाठी में एग्जाम्पल ही दे रहा हूं कि आर्टिकल 29(2) एक शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है। आर्टिकल 29(2) है क्या? अगर जहां गवर्नमेंट ऑर्डर है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा, अगर कोई सरकार ने ऑर्डर दिया जो कॉन्फ्लिक्ट कर गया, किसमें किसमें? 29(2) में एंड 46 में। अब आप 29(2) और 46 दोनों पढ़िए आप। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आया जो इन कॉन्फ्लिक्ट है आर्टिकल 29(2), जो एक फंडामेंटल राइट है, वह डिक्लेयर्ड हो जाएगा इनवैलिड अगर गवर्नमेंट यह बात कहती है यह आर्टिकल 46 को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया? लॉज मेड टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुड नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या हो गया? लॉज मेड फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स cannot take away fundamental right। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी बताइए। मैंने आपको एग्जाम्पल ही दिया ये कि अनुच्छेद 29(2), जो अनुच्छेद 29(2) है वह एक मूल अधिकार की बात करता है। अगर उस मूल अधिकार को किसी भी तरह से आप वायलेट कर रहे हैं, चाहे वह आर्टिकल 46 को आगे बढ़ाने के लिए ही आप आर्गुमेंट क्यों न दें, तो वह वैलिड नहीं होगा। अब आप आर्टिकल 29(2) और 46 पढ़ें, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यू ओपन दीज टू आर्टिकल्स, द क्वेश्चन विल क्लियर वेरी इजिली। हमने पहली बात क्या कही? हम रिलेशनशिप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक बात क्या कही? डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड टू इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट। आप राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित नहीं कर सकते हो आप मूल अधिकारों को बाधित करके। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस और नो? चलिए, लेकिन यह जो परसेप्टेबल थे, यह जो ओपिनियन है,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है। अब दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं। हमने वह एग्जाम्पल देके हमने आपको समझाया कि यह एक सर्वमान्य धारणा है कि आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हो, यह कहकर कि यह हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए हम आगे ले आ रहे हैं। लेकिन यह जो अवधारणा है जो मैंने बताई, यह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई। नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनदर पार्ट कि यह परसेप्टिबल चेंज कैसे हुआ है। तो जब उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने बहुत से केसेस में इस बात को समझा और उन्होंने अपनी ओपिनियन देनी शुरू की, और जहां पर कहा गया कि जहां पर 2 जुडिशियल चॉइसेस अवेलेबल हों, जो कॉन्स्ट्रक्शन जो सोशल फिलॉसफी के साथ हो, अगर जहां पर 2 जुडिशियल चॉइसेस अवेलेबल हों, द कॉन्स्ट्रक्शन इज कन्फर्म द सोशल फिलॉसफी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज प्रेफरेंस। अब आइए इसके बाद चेंज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जहां पर दो मत संभव हों, वहां पर सामाजिक दर्शन जो नीति निदेशक तत्वों से, यही आपको लिखना है, तत्वों से सामंजस्य रखता हो, उसको अधिमानता दें। गॉट इट? यह कहा गया कि जहां पर 2 जुडिशियल व्यू पॉसिबल हों, अगर किसी आप स्टैट्यूट को व्याख्यायित कर रहे हैं, किसी आप नियम कानून को व्याख्यायित कर रहे हैं, तो जो नियम का अगर उस व्याख्या करने में 2 अगर विचारधाराएं सम्मुख आ रही हैं, तो जो विचारधारा, जो सामाजिक दर्शन, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो सामाजिक दर्शन है, उस सामाजिक दर्शन से सामंजस्य रखती हुई विचारधारा को अधिमानता दिया जाना चाहिए। यही आपको लिखना है। इट इज ए वेरी नाइस कंक्लूजन फॉर यू। फॉर इंग्लिश मीडियम एस्पायरेंट, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग द इंग्लिश मीडियम, कि जहां while interpreting a statute, the courts could look for light to the lodestar of the directive principles, where 2 judicial choices are available. The construction in conformity with the social philosophy of directive principle has the preference. It is the conclusion. Hope it is clear. Hope it is clear. Yes or no? जो कहते हैं फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का डिटर्मिनेशन है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि कोर्ट ने क्या क्या अडॉप्ट किया है, कोर्ट हैज आल्सो अडॉप्टेड द व्यूज दैट इन डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुड नॉट बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। यह आपने फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, directive principles should not be completely ignored. फिर समझिए इसको, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जब डिटरमाइन करें स्कोप और एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट का, when you determine the scope and ambit of fundamental right, when you determine the scope and ambit of fundamental right, जब फंडामेंटल राइट की विचारधारा के विस्तार को समझने की कोशिश करें, तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को
कंप्लीटली इग्नोर न करें। इसका मतलब क्या हुआ, आप सामंजस्य की तलाश करें और कोर्ट इस बात की कोशिश करे कि एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो, एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो। यह सवाल प्री में आएगा, गलत हो जाएगा अगर आप लोग इस तरह से ध्यान नहीं दोगे। ऐसे सवाल आते हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो, एक मित्रवत सामंजस्य हो। ठीक है, इट्स फाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो। यू ट्राई टू फाइंड आउट, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप ऐसा तलाश करो, ऐसा आप इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करो कि उन दोनों के बीच एक संबंध की स्थापना हो जाए। तो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो हालात आज के समय में है, वह एक को इक्वल हो चुका है। जो हमने इनिशियल बात शुरू की वहां से आज को इक्वल हो गया है, ऑलमोस्ट आस पास हो चुके हैं, वह दोनों साथ साथ हो चुके हैं। और इन दोनों को इस तरह रिगार्ड किया जाता है कि दोनों साथ साथ है। जो आज की जुडिशियल टेंडेंसी है कि वह इंटरप्रेट करे फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ एंड टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब आज की विचारधारा क्या हो चुकी है कि फंडामेंटल राइट को अंडरलाइंग philosophy of directive principles, अंडरलाइंग फिलॉसफी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत समझा जाए। फाइन, बताइए कि आज का जो एक नया एक जो दृष्टिकोण बना हुआ है कि इस तरह से पॉजिटिव और एक यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव दृष्टिकोण विकसित हुआ है कि फंडामेंटल राइट को जब आप इंटरप्रेट करें, टेंडेंसी हो चुकी है कि जब फंडामेंटल राइट को आप इंटरप्रेट करें तो कैसे करें कि इस तरह से इंटरप्रेट करें कि जो प्रकाश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों से दिखाई देता है, उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रोत्साहित करते हुए आप फंडामेंटल राइट को व्याख्यायित करने की कोशिश करें। इसका मतलब क्या हो गया, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आर एन इंटीग्रेटेड स्कीम। यह सवाल का मैंने जवाब बनाया है। क्लियर हुआ? अब यह सवाल है कि पार्ट 3 और पार्ट 4 एक इंटीग्रेटेड स्कीम में है। यह सवाल आपके मेंस में लिख दिया जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा इसका आंसर किस तरह करें। अगर यह सवाल बना दिया गया कि पार्ट 3 और पार्ट 4 एक इंटीग्रेटेड स्कीम के पार्ट हैं, यह सवाल बनाया गया कि पार्ट 3 और पार्ट 4 एक इंटीग्रेटेड स्कीम के पार्ट हैं, उस सवाल को हैंडल कैसे करेंगे, यह बड़ी समस्या है। उस सवाल को हैंडल करने के लिए आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आप स्टार्ट वहीं से करेंगे। कहां स्टार्ट करेंगे? जहां से मैं स्टार्ट किया था। यस, आप स्टार्ट यहां से करेंगे। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड टू इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट। यहां से आप आरंभ करेंगे। उसके बाद फिर जो विकास यात्रा है,
ये 150 शब्द का है, 250 शब्द का सवाल है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से आगे विकसित होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा, मैं इसको फिर समझाता हूं, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके सिविल सर्विसेज में आते हैं जो हैंडल नहीं होता है। तो हमने क्या हमने कंक्लूजन ड्राइव किया, जिसे आगे बढ़ना चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक इंटीग्रेटेड स्कीम के पार्ट हैं, दोनों अलग अलग पार्ट नहीं हैं। और फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कहा गया है कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल का दूसरा शब्द देखिए, इस सवाल को हम चेंज कर देते हैं। यह शब्द मैंने लिया है केशवानंद भारती केस से। अब इसको हम चेंज कर दिया। हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया, इसको हटा देते हैं। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आर कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, सवाल को चेंज कर दिया कि पार्ट 3 और पार्ट 4 क्या है, वह संविधान की चेतना है, संचेतना है। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 आर द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और चेंज करें, इसलिए कोई एंटीथेसिस नहीं है इन दोनों के बीच में। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर ये दोनों है क्या, अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये इंटीग्रल स्कीम के पार्ट हैं और कैसे ये कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फंडामेंटल राइट प्रेजेंट क्या करते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल सिविल लिबर्टीज राइट। अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो जो एक दिमाग में संकल्पना आती है कि ये सिविल और प्रिंसिपल बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिकल राइट। अब ये इंटीग्रल स्कीम के पार्ट कैसे हैं और कैसे यह कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट क्या करता है, हमारे पॉलिटिकल एंड सिविल राइट को, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करता है हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल राइट को। अब चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसिएबल हैं, इसका मतलब नहीं है दे आर सबऑर्डिनेट टू इंपॉर्टेंस। अब चूंकि आर्टिकल 27 बोलता है, क्या बोलता है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ये वाद योग नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है यह सबऑर्डिनेट है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सबऑर्डिनेट है। क्लियर हुआ? इसका मतलब यह नहीं है कि यह वाद योग कि यह सबऑर्डिनेट है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, कर्टसी आर्टिकल 13। यह नॉन जस्टिसिएबल है, आर्टिकल कर्टसी आर्टिकल 13। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सबऑर्डिनेट है। तो इनका सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंस नहीं है, इनका सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं which have been declared fundamental, the governments of country cannot be isolated from the fundamental right। अगर आप इसको हमारे पिछले लेक्चर्स को समझने की कोशिश करें तो गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए यह आवश्यक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सारी बातें मैंने सुप्रीम कोर्ट से निकाली, इसमें कोई दो राय नहीं है।
गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं। गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको हम फंडामेंटल राइट से अलग करके नहीं देख सकते। क्लियर? यह जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यह हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको हम फंडामेंटल राइट से अलग करके बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनको हम एक साथ देखने का प्रयास करें। तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वह हमारा जो सोशल रिवॉल्यूशन है, इसलिए हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक पार्ट। एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की बात करता है तो एक सोशल रिवॉल्यूशन की बात करता है। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। Got it? Political revolution and socio-economic revolution. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह पार्ट आसानी से समझ में नहीं आता है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू आप कैसे एग्जाम में इसको लिख ले जाएं। इसको एग्जाम में लिखना आसान नहीं है, इट्स टेक्स टाइम टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड। अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दूसरा सवाल, यह फिलॉसफिकल सवाल होता है, यह सॉल्व नहीं हो सकता। अगला सवाल कि यह दोनों, अगला क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्लियर हो गया? अब हम इसकी एक जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है, लेट्स सी टुवर्ड्स द इंटीग्रेटिव अप्रोच, जो इनकी एक समेकित दृष्टि है। इंटीग्रेटिव अप्रोच, इसकी जो एक समेकित दृष्टि है, जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है, हम इसकी एक समेकित दृष्टि या इंटीग्रेटिव अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है फंडामेंटल राइट की और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, इसकी अप्रोच क्या है कि इन दोनों का इंटरप्रिटेशन और दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। और यह आज एक स्वीकार्य तथ्य हो चुका है, यह एक जुडिशियल स्ट्रेटजी का पार्ट हो चुका है कि फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ पढ़ा जाए ताकि एक दूसरे को डिफाइन करने में, व्याख्यायित करने में सहायता हो सके। तो अगर आप फंडामेंटल राइट को आप व्याख्यायित करना चाहते हो, तीसरा सवाल यह भी बन सकता है
उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ पढ़ो। अगर आप फंडामेंटल राइट को व्याख्यायित करना चाहते हो तो आपका प्रयत्न यह होना चाहिए कि आप उसको फंडामेंटल राइट के साथ पढ़ो। इस अप्रोच का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हुआ है, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द अप्रोच, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। यह जो अप्रोच है इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी हुआ है आर्टिकल 21। जब हमने फंडामेंटल राइट को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक साथ पढ़ना शुरू किया तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो आता है वह परिवर्तन आता है आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जो हमारे लेक्चर को पहले सुन चुके हैं उनको याद आना शुरू होना चाहिए। मैंने इस बात को बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की है। लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यह आर्टिकल 21 में इंसर्ट हो गया है। पॉल्यूशन फ्री वाटर, हमने आर्टिकल 21 में पूरी लिस्ट दी हुई है। आप मेरा पूछना पिछला देखिए, अब मिल जाएगा। लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, पॉल्यूशन फ्री वाटर, हेल्थ एंड सोशल जस्टिस, हेल्थ एंड सोशल जस्टिस, right to shelter, right to shelter, right to education। अगर आप आर्टिकल 21 पढ़िए तो आर्टिकल 21 में इसका कोई जिक्र नहीं है। इफ यू रीड आर्टिकल 21 उसमें इनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जैसे जैसे यह बात चलती गई वैसे वैसे यह सारे आर्टिकल 21 के पार्ट हो गए। अगर आप डी बसु की किताब पढ़ें उसमें पूरा एक उन्होंने लिस्ट दी हुई है। आप डी बसु की किताब पढ़ेंगे उसमें उन्होंने पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन से अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल से फंडामेंटल राइट में ट्रांसफर हुए हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसका जो भी आप पढ़िए अगर उसका एग्जाम में इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो फायदा नहीं हो रहा है। मैं एक चीज बार बार आपसे कहता हूं कि एग्जाम में आप इस्तेमाल करना सीखिए। अगर मेरा लेक्चर एग्जाम में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो मेरी पढ़ाने का कोई तात्पर्य नहीं रह गया। इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है वह एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन हॉल में वो नहीं जा पा रहा है तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। इट्स फाइन। क्या रुक गया क्या कैमरा? चलें। यस, लिस्ट से आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या हो गया? अब देखिए, इसको सवाल कैसे आएगा, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, सवाल कैसे आएगा? किस तरह से कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ने मूल अधिकार के तरह की हैसियत प्राप्त कर ली है। Some of the points of the Directive of State Policy has got the status of fundamental right. How and explain? इसको अगर पूछने की कोशिश करते हैं तो आपको शायद ये बहुत बेहतर ढंग से प्राप्त हो जाएगा, समझ आएगा। अब अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखने की कोशिश करें तो दे आर रिगार्डेड एज ए डिपेंडेबल इंडेक्स ऑफ द पब्लिक पर्पस। लॉ को इस तरह इनैक्ट किया जाना चाहिए कि वह इंप्लीमेंट करे द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी
envisaged in the directive principles, then it must be regarded as one for public purpose. समझ आया लाइन? पब्लिक पर्पस। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो राज्य का नीति निषेध तत्व है वह एक महत्वपूर्ण अवयव है हमारे पब्लिक पर्पस का। तो इसलिए अगर हम एक कोई कानून बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, हम कोई सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, तो जो हम एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर अपने आप में समाहित करता है तो वह पब्लिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आर्टिकल 39 है उसने जो लॉ और जो उसने जो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी किया है वह पब्लिक पर्पस के लिए किया गया विद इन मीनिंग ऑफ 31। 39 प्लस 31 एबॉलिशन ऑफ जमींदारी जारी पब्लिक पर्पस। क्लियर हुआ या यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन? फिर सुनिए थोड़ा हमको और आसान भाषा में करते हैं कि जब यह एबॉलिशन ऑफ जमींदारी का इशू आया तो कोर्ट ने आर्टिकल 39 का सहारा लेते हुए यह कहा कि जो जमींदारी का एबॉलिशन किया गया है यह पब्लिक पर्पस को ध्यान में रख के किया गया है विद इन मीनिंग ऑफ आर्टिकल 31। होप इट्स क्लियर? अगेन फिर से मैं आपको फिर यही बात मैं फिर से कहता हूं, जब जमींदारी एबॉलिशन का मामला उच्चतम न्यायालय के पास आया तो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 39 का सहारा लेते हुए यह कहा कि जो जमींदारी एबॉलिशन किया गया है वह एक पब्लिक पर्पस के लिए किया गया है। अनुच्छेद 21 के अर्थों को अनुच्छेद 31 के अर्थों को ध्यान में रखते हुए। हम अनुच्छेद 31 आपको पढ़ा चुके हैं, देयर इज नो नीड टू रिपीट इट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी जो पब्लिक पर्पस के लिए की जाती है, अनुच्छेद 39 बहुत महत्वपूर्ण है। वो संपदा के संकेंद्रण और संपदा के राज्य के इस्तेमाल को लेकर है। उसको ध्यान में रखते हुए जो जमींदारी का एबॉलिशन किया गया वह जमींदारी का जो एबॉलिशन है वह अनुच्छेद 39 में जो सिद्धांत दिया गया है व्यक्तियों के कल्याण के लिए, उन सिद्धांतों का सहारा लेते हुए यह निष्कर्षित किया गया कि यह अनुच्छेद 31 में निहित पब्लिक पर्पस को ध्यान में रखकर किया गया है। और जब कभी अंडर आर्टिकल 19 में किसी रिस्ट्रिक्शन की बात होती है, हमने जो आर्टिकल 19 पढ़ा है, आर्टिकल 19 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आर्टिकल 19 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अगर किसी रिस्ट्रिक्शन की रीजनेबलनेस को एग्जामिन करना है तो उस रिस्ट्रिक्शन के रीजनेबलनेस को एग्जामिन करते समय अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए जो प्रमोट कर रहा हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी ऑब्जेक्टिव को, यह बहुत अच्छा सवाल है प्री का। रिपीट करें हम फिर से।
जो आर्टिकल 19 एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, जिसको हम लोगों ने विस्तार से समझने की कोशिश की है कि अनुच्छेद 19 में एक रिस्ट्रिक्शन की बात है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। अगर हम किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को समझने की कोशिश करें, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऑब्जेक्टिव को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है अनुच्छेद 19 के तहत, तो वह रिस्ट्रिक्शन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा और वह रिस्ट्रिक्शन वैलिड होगा। सवाल प्रीलिम का बना लिए, इसी में आप प्रीलिम का सवाल बना लीजिए कि अनुच्छेद 19 के तहत किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ए, जो रिस्ट्रिक्शन अनुच्छेद 19 के तहत हैं। बी, जो रिस्ट्रिक्शन अनुच्छेद 19 में नहीं है वह भी हो सकते हैं। सी, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो वह रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। डी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। इसी को आप चाहे जैसे घुमाइए, आंसर क्या होगा? जो एक आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शन लिए गए हैं वो प्लस कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए लगाया जाता है। आप चाहे जैसे इसको एग्जामिन करना चाहें, लेकिन अल्टीमेट क्या है कि अगर कोई आर्टिकल 19 के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, वह रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करता है, तो वह रिस्ट्रिक्शन वैलिड होगा। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो जाती है यार, कोशिश तो बहुत की मैंने। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताएं बताएं। गिरीश शुक्ला, नीति निदेशक तत्व मानवाधिकारों को सुरक्षित करते हैं। मानवाधिकारों को सुरक्षित करने का जो काम है वह आपके फंडामेंटल राइट करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही लिखा था, थोड़ी देर पहले मैंने उसको लिखा हुआ है। आप देखिए, आप लोग देखते नहीं हो, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, देखिए पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए पॉलिटिकल सिविल राइट, मानवाधिकार पॉलिटिकल सिविल राइट में आते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जो बात करते हैं, वह बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की, सोशियो इकोनॉमिक राइट की। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वह बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल और सिविल राइट की। थोड़ी देर पहले ही बात हमने की हुई थी। आगे चलें या इसी में कोई और समय और लगाएं? बताइए मेरे को, जल्दी बताइए। अब अगर हम इसको एक दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, जो लीकर बिजनेस है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपके इथिक्स के 4th पेपर में काम आएगा। लीकर बिजनेस है, 19(1)(g) में है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। लीकर बिजनेस है, 19(1)(g) से ये अपना आधार पाता है। वो कहा गया जो 19(1)(g) में फंडामेंटल राइट है लीकर बिजनेस का, उस पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, आर्टिकल 47, तो यह रिस्ट्रिक्शन क्या है? वैलिड होगा। समझ आया? आर्टिकल 47 पढ़िए आप लोग। मैं फिर इसको रिपीट करता हूं कि जो आर्टिकल 47 में एक कारण दिया गया है। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 बात करता है लोगों के जीवन स्तर का, और उसी में देखिए तो उसमें जो अंतिम 2 लाइन है, प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है। इसको अगर ध्यान में रखकर 19(1)(g) के लीकर बिजनेस पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है तो वह वैलिड है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर रिपीट करें कि अगर आर्टिकल 47
जो लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, आर्टिकल 47 जो लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, जो राज्य का कर्तव्य है, इसका ध्यान रखकर इंटॉक्सिकेशन पे, शराबखोरी पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो 19(1) में जो फंडामेंटल राइट है वह वॉयलेट नहीं कर रहा है। किसको क्लियर नहीं हुआ? अगर आप 19(1) पढ़ें तो 19(1) क्या बात करता है? 19(1) हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 19(1) बात करता है आपके ट्रेड और कॉमर्स को लेके। इफ यू रीड द 19(1) वह प्रोफेशन ऑन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की बात करता है। तो अगर 19(1) जो ट्रेड और बिजनेस की बात करता है तो लीकर बिजनेस एक है, लेकिन हम लीकर बिजनेस पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। लीकर बिजनेस हमेशा उपलब्ध नहीं होगा, इस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो आर्टिकल 47 को ध्यान में रखते हुए यह जो लीकर ट्रेड पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है यह वैलिड है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी बात है। नहीं हुआ फिर समझाते हैं, फिर कोशिश करते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो हम फिर सच से समझाते हैं। जो आर्टिकल 21 को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आप इसको समझने की कोशिश करिए कैसे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपस में गुथते आ रहे हैं। जो आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन किया गया है, जो आर्टिकल 1 के बहुत से विचारधाराओं को एक्सप्लेन किया गया है, उसमें एक विचारधारा है सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस को जो उन्होंने आर्टिकल किया है 39E, 39E और कौन सी है 41, 43, 48A, सोशल जस्टिस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेल्थ एंड सोशल जस्टिस है, जो हेल्थ एंड सोशल जस्टिस है वो हेल्ड टू बी फंडामेंटल राइट। तो हेल्थ एंड सोशल जस्टिस, अगर आप आर्टिकल 21 देखें तो हेल्थ एंड सोशल जस्टिस का जिक्र नहीं है, लेकिन हेल्थ एंड सोशल जस्टिस फंडामेंटल राइट का पार्ट हो गया। इसको इंटरप्रेट करके स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? अगर हम अनुच्छेद 21 पढ़ें तो अनुच्छेद 21 जो है वह हेल्थ एंड सोशल जस्टिस को फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं कह रहा है। अनुच्छेद 21 बहुत छोटा सा सिंपल सा आर्टिकल लिखा गया है, लेकिन जब उसको आर्टिकल 39E, 41, 43 एंड 48A इसको जब पढ़ा गया 21 के साथ, तो हेल्थ एंड सोशल जस्टिस फंडामेंटल राइट का पार्ट हो गया। यह पूरा आपके मेंस का एक क्वेश्चन हो सकता है। इट कैन बी ए कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द मेंस। इट कैन बी ए कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द मेंस कि हेल्थ और सोशल जस्टिस फंडामेंटल राइट का पार्ट कैसे हुआ। हेल्थ एंड सोशल जस्टिस फंडामेंटल राइट का पार्ट कैसे हुआ। देखिए, आप जो ट्रेडिशनल ढंग की पढ़ाई है उससे आप यूपीएससी नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट का पार्ट कैसे हुआ। अब आपको उन्होंने किसी जिक्र नहीं किया है, ना उन्होंने 21 की बात की, ये तो खैर बात करेंगे ही नहीं। तो आपको यह चारों समझने पड़ेंगे। अभी हम आपको आगे समझाएंगे डिटेल में इसको, लेकिन यू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट हियर। तो आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उसमें हेल्थ एंड सोशल जस्टिस फंडामेंटल राइट हो गए। इन अनुच्छेदों को इंटरप्रेट करने के कारण आप इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसमें हम लोग आगे जरूर आएंगे, बात करेंगे। राइट टू एजुकेशन 21
राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन का कोई जिक्र 21 में नहीं है, लेकिन यह राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट का पार्ट बन गया। कैसे बन गया? जो राइट टू एजुकेशन है उसका कोई जिक्र नहीं है 41 और 45 को इंटरप्रेट करके। पढ़िए 41 और 45, रीड फॉर मोमेंट। 41 क्या बात बोलता है? 41 बात बोलता है राइट टू वर्क टू एजुकेशन, और 45 क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। दोनों पढ़िए आप। पढ़ दिया? दिखा आपको? आप ओपन करिए 41 और 45। 41 और 45 ओपन करिए। 41 में बात की गई है, किसकी बात की गई है बताइए? और 45 में किसकी बात की गई है? मिला कि नहीं मिला? किसको नहीं मिल रहा है? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे हमारे हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व फंडामेंटल राइट का पार्ट बनते जा रहे हैं। तो हम आर्टिकल 21 को कैसे, हम जो आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमने जब 41, 45 के साथ 21 को पढ़ा तो राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट का क्लास में याद हो जाए। यार ऐसी कोशिश करो ना कि क्लास में याद हो जाए, बाद में काम ना करना पड़े। ऐसी पढ़ाई करो, मैं इतना आराम पढ़ाता हूं कि क्लास में ही सब याद हो जाए, बाद में कोई जरूरत ही ना पड़े। बताइए किसी को क्या समस्या है? यस यस। तो हम फिर रिपीट करते हैं कि 21 को ऐसा इंटरप्रेट किया गया 41 और 45 को पढ़ने के बाद कि राइट टू एजुकेशन पार्ट हो गया फंडामेंटल राइट का। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? अब हम थोड़ा से अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे थोड़ा 2 मिनट लगाते हैं कि जो डिटर्मिनेशन किया गया रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यह ऐसा किया जाए इट शुड नॉट कॉन्ट्रावीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, शुड नॉट कॉन्ट्रावीन शुड नॉट कॉन्ट्रावीन डायरेक्टिव। जो आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्रावीन न करें। तो यह एक ओपिनियन बनाई गई कि यह एक न्यायालय का दृष्टिकोण सामने आया कि जब हम किसी रीजनेबलनेस को डिटरमाइन करें तो यह ऐसे न हो कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्रावीन करें। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम एट द, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एम क्या है? एक इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन की हिंदी क्या होगी? तो कोई बताए हिंदी क्या होगी इसकी? इसका एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एम क्या है? उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना होनी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ब्रिंग अबाउट अ वेलफेयर स्टेट। इससे क्या होगा? ब्रिंग अबाउट अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य हमारे सम्मुख आएगा। इससे क्या होगा? ब्रिंग अबाउट ए वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य हमारे सम्मुख आएगा। उससे क्या होगा? जो प्रिंसिपल हैं इनको ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम किसी रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करें। अब इससे क्या हो गया? इसको ध्यान में रखो। आर्टिकल 19 के
रिस्ट्रिक्शन को समझते समय। क्लियर? किन्हें क्लियर हुआ? अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, स्लॉटर ऑफ काउ एंड बुल्स। स्लॉटर ऑफ काउ एंड बुल्स, बैल और गाय को काटना। अब यह जो बैल और गाय को काटना है, इसका रिलेशन किससे है? सप्लाई ऑफ मिल्क से है। किससे है इसका संबंध? सप्लाई ऑफ मिल्क से है। इसका संबंध किसके से है? इसका संबंध है सप्लाई ऑफ मिल्क से है। अब सप्लाई ऑफ मिल्क को ध्यान में रखते हुए, यह सप्लाई ऑफ मिल्क क्या है? यह पब्लिक पर्पस है। यह क्या है? यह एक पब्लिक पर्पस के लिए है। यह क्यों जरूरी है? यह हमारे लिए मिल्क और एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। यह हमारे लिए मिल्क और एग्रीकल्चर, दूध और खेती के लिए यह हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर वह नहीं होगा, हमारी खेती नहीं होगा। इसलिए जो 1906 का जो रीजनेबलनेस है, जो कहा गया, इसलिए जो आर्टिकल 47 और 48, आर्टिकल 47 48 क्या है? पढ़िए, आप पढ़िए 47 48। 47 क्या है? न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 48 क्या है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया? यह रीजनेबल है अंडर आर्टिकल 1906। जो अंडर आर्टिकल 1906 में जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि आप इनकी हत्या करके व्यापार नहीं कर सकते, वह वैलिड है। क्लियर हुआ? फर्स्ट चार्ट देखिए, यू सी द चार्ट। चार्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा। बोलिए, किसको क्लियर नहीं हुआ? बोले, किसको क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है, वेरी गुड। आप लिखते जाइए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नहीं क्लियर है आप लिख दो साहब, नहीं क्लियर है। फिर से पढ़ाते कोई जल्दी थोड़ी है, लेकिन जो काम है वो करके जाओ ना यहां से। अगर लगता है कि नहीं साहब समझ नहीं आया, तो आप लिख दो साहब क्लियर नहीं हुआ है। हम इसमें और एक्सप्लेनेशन जाते हैं। अपने को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने को सिर्फ दिक्कत इस बात से है कि आप क्लास में आओ, ना समझ पाओ, तो समस्या है। अगर क्लास में आ गए, समझ गए, तब तो हर बात एकदम अच्छी है। तो सवाल किस तरह से बनेगा? 47 48 क्या है? जो गाय पर और बैलों पर जो एक उनके हत्या करने पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, उसके कारण क्या है? वह कारण है उचित है या अनुचित है? किन कारणों को लेकर यह हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? इट्स फाइन। थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल और समझते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। वेल्थ टैक्स लगाया जाता था। वेल्थ टैक्स जो लगता है, क्यों लगता है? वेल्थ टैक्स क्यों लगता है? आर्टिकल 39C के तहत लगता है। आर्टिकल 39C पढ़िए आप। रीड आर्टिकल 39C। रीड आर्टिकल 39C। डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। बस इतना याद रखिए, डज नॉट रिजल्ट बस इतने पढ़िए उसमें से,
इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। बस इतना ही पढ़िए, उसमें से पढ़ लिया। अब वेल्थ टैक्स लगाया गया कि जो बड़े आदमी, अमीर आदमी है, वो टैक्स दें। क्यों दें? 39C क्या बोलता है? डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। देखिए, जब तक आप एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ नहीं पाएंगे, इस पढ़ाई का कोई ताल्लुकात नहीं है। एक सवाल सिविल सर्विसेज के 100 सवाल प्रीलिम्स के होते हैं, उसमें से 50 से 60 सवाल ऐसे होते हैं जो बगैर लिंकिंग के सॉल्व नहीं हो सकते हैं। और मेंस का तो एक सवाल नहीं हल हो सकता है अगर आपको लिंकिंग की आर्ट नहीं आती है। लिंकिंग के आर्ट के साथ साथ अगर आंसर में आप लिंकिंग नहीं कर पाते हो, फिर अच्छा आंसर नहीं होगा। जस्ट वेट फॉर मी, मैं जब आपको एक एक में जब बताऊंगा डायरेक्ट प्रिंसिपल, आप देखेंगे कैसे लिंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या हमने लिंक किया? वेल्थ टैक्स लगाया गया। क्यों लगाया गया? 39C को ध्यान में लगाया। क्यों लगाया गया? डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एवं सीलिंग लिमिट। और आगे आ जाइए। एक्विजिशन ऑफ द लैंड एवं सीलिंग लिमिट। एक्विजिशन ऑफ द लैंड एवं सीलिंग लिमिट। अब ये क्या है? आप जो जमीनों का एक्वायर करता है राज्य, जो सीलिंग लिमिट से ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन एमंग लैंडलेस। डिस्ट्रीब्यूशन एमंग लैंडलेस। आप इसको जीएस के 4th पेपर बहुत यूज करोगे। मैं जीएस का 4th पेपर पढ़ा रहा हूं। ये सिर्फ पॉलिटी ही नहीं है, ये आपका ए से भी है, आपका जीएस 4th भी है। लैंडलेस 39B। अगर ऐसा आप जीएस में, एसे में 4th लिखोगे, अच्छा आंसर मिलेगा। लोग बोलते हैं हमको मार्क्स नहीं मिलता, ऐसा आप लिखते नहीं हो। अब 39B पर आप पढ़िए। 39B क्या है? मटीरियल, रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन गुड। 39B पढ़िए आप। मटीरियल तो के पढ़िए, रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, मिलाइए। यही शब्द आप तलाश करिए 39B में। जस्ट सर्च दीज वर्ड्स इन 39B। मिला आपको? देखिए, मटीरियल, रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन गुड, मिल गया। 39C क्या बोलता है? अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यह भी लिख देंगे तो भी काम चलेगा, इतने से भी आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको करिए। अब इस आप अपने कॉपी में बना दीजिए इसको। अपने कॉपी में आप ऐसे ही इसको घेर दीजिए। आप जहां नोट्स बना रहे हैं, ऐसे ही आप एक स्क्वायर बना दीजिए। आपका पूरा नोट्स बन गया। यह सवाल आ जाएगा, आप इतना ही लिख दोगे, कुछ नहीं करो। आप इसको ही चार्ट फॉर्म में ऐसे लिख दोगे, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इतना ही लिख दो बस, कुछ जरूरत नहीं लिखने की। मटेरियल रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वह आम आदमियों के हित में हो। 93 बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर एक्विजिशन ऑफ द लैंड एवं सीलिंग लिमिट क्या। अब सवाल यही हो गया, सवाल क्वेश्चन। चलिए, प्रीलिम्स का सवाल हो गया, एक्विजिशन ऑफ द लैंड एवं सीलिंग लिमिट क्यों किया गया? अब ये सारे ऑप्शन लिख दिए गए आपको, बोलिए। किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में आ गया है वो तो ठीक है, जिसको नहीं आया वो बोले। जो नहीं समझ पा रहा वो बोले। जो नहीं समझ पा रहा वो बोले। बोलो।
क्लियर हो गया? अब जो वेलफेयर स्टेट है, जो हमारा एक वेलफेयर स्टेट का जो फंडामेंटल जो हमारा वेलफेयर स्टेट है उसका वेलफेयर फीचर क्या है? सोशल इंश्योरेंस। हमारे वेलफेयर स्टेट का जो फंडामेंटल फीचर है सोशल इंश्योरेंस है, जो आर्टिकल 38 और 39 है। जरा हम इसको आपको समझाते हैं। ये आर्टिकल 38 एंड 39 जो हमारे फंडामेंटल राइट का, जो हमारे सिस्टम का जो एक फंडामेंटल फीचर है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, हमारे कल्याणकारी राज्य का, वह क्या है? सोशल इंश्योरेंस है। आर्टिकल 38 और 39 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या प्रोवाइड करता है? स्टेट, अब इस लाइन को सुनिए केयरफुली, स्टेट मस्ट स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द ऑल पीपल। फिर सुनिए, स्ट्राइव, प्रमोट वेलफेयर ऑल पीपल। क्लियर हो गया? हमारा, फिर से रिपीट करता हूं मैं, हमारा जो वेलफेयर स्टेट है यह एक सोशल इंश्योरेंस की बात करता है। अगर हम आर्टिकल 38 और 39 को समझने की कोशिश करें तो हमारा जो आर्टिकल 38 और 39 है वह क्या कहता है? हमारे फंडामेंटल फीचर पे क्या कहता है? कहता है स्टेट इस बात का प्रयास करे कि हर व्यक्ति का उत्थान और कल्याण संभव हो सके, स्पेशली किसमें? जो यंग हैं, ओल्ड हैं, वोमेन है, रिलेटिवली वेकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। कैसे? बाय प्रोटेक्टिंग देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट। प्रोटेक्टिंग their economic, social and political right। हो गया क्लियर? आसान, भी खास इशू तो है नहीं, अब तो काफी पढ़ाया जा चुका है। इसलिए हम फिर आर्टिकल 21 को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने आर्टिकल 29 को रीडिफाइन किया और मल्टी डायमेंशनल फंडामेंटल राइट आया। आर्टिकल 14 एंड 39D को अगर हम साथ साथ पढ़ें तो वह यह बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। इक्वल पे एंड इक्वल वर्क पढ़ गया 39D, 14 एंड 39D। इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। यह इक्वल पे और इक्वल वर्क की बात करते हैं। अगर हम रेफरेंस दें 31C का, जो 31C का हम अगर रेफरेंस देते हैं, जो एक बात करता है 39B और 39C के संदर्भ में, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट क्या है? वह एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं और हमारा गोल क्या है? टू ब्रिंग ए सोशल रिवोल्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट विच इनवाइसेज इन द प्रीएम्बल। इनवाइसेज इन प्रीएम्बल। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, आप लोगों का दिमाग गर्म हो गया होगा। आधे घंटे की हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर वी विल स्टार्ट अगेन। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट वी विल टेक केयर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कैसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो सोशल ऑर्डर है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। टेक ए ब्रेक फॉर हाफ एन आवर। आफ्टर 30 मिनट्स विल अगेन स्टार्ट द क्लास। तो 30 मिनट बाद हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग भी इसको आप देख ले। हम विल स्टार्ट द अगेन क्लास आफ्टर द 30 मिनट्स।